टाइप ऑफ रिजिड पेमेंट, जिसमें था प्रीमिक्स कंक्रीट रोड और सीमेंट बाउंड मैकेडम रोड। प्रीमिक्स में क्या था, हम कंक्रीट मिक्स प्लांट पे तैयार करते हैं और साइड पर लाके उसको प्लेस कर देते हैं, ये था प्रीमिक्स में। और नंबर 2 सीमेंट बाउंड मैकेडम में क्या था, हम एग्रीगेट स्प्रेड कर देते हैं अपने प्रिपेयर्ड बेड पर और उसके ऊपर हम क्या डाल देते हैं, सीमेंट स्लरी डाल देते हैं। तो वहां से हमें हमारे पास क्या बनता है, सीमेंट बाउंड मैकेडम। आवाज आ रही है किसी की? तो ये दो हम पढ़ चुके हैं टाइप ऑफ सीमेंट के बारे में, टाइप ऑफ कंक्रीट रोड के बारे में। फिर हमने ये भी पढ़ा था मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ सीमेंट कंक्रीट रोड। दो टाइप से हम अपने सीमेंट कंक्रीट रोड बना सकते हैं। नंबर 1 अल्टरनेट बे मेथड, जिसमें हम अल्टरनेट बे बोल दो या स्लैब बोल दो, उनको कंस्ट्रक्ट करेंगे। और फिर जब ये हमारे कास्ट हो जाए अच्छे से, 10-12 दिन बाद इनकी क्योरिंग हो जाए, स्ट्रेंथ गेन कर लें, फिर हम क्या करेंगे, ये वाला पोर्शन है जो, इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। ऐसा क्यों किया हमने, ताकि पूरा का पूरा पाथ, ये पूरा का पूरा रास्ता क्या ना हो जाए, ब्लॉक ना हो जाए। ठीक है, अगर हम बिल्कुल ये पूरी विड्थ पर अगर कंस्ट्रक्शन कर देंगे, स्लैब डाल देंगे, तो क्या होगा, ये पूरा ब्लॉक हो जाएगा। तो पूरी रोड विड्थ को ब्लॉक ना करते हुए हम इस तरह से अल्टरनेट वे को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। व्हीकल तो फिर भी नहीं चल पाएंगे, लेकिन कुछ जैसे पैदल लोग जो जा रहे हैं, छोटा मोटा, इस तरह से यहाँ पर मूवमेंट चलती रहेगी। उसके बाद आज हम स्टार्ट करते हैं जॉइंट्स इन सीमेंट कंक्रीट रोड। जॉइंट्स इन सीमेंट कंक्रीट रोड, जॉइंट मतलब जोड़, क्या, जोड़ मतलब दो चीजों को जोड़ना। अब जोड़ की क्या जरूरत पड़ गई, तो ये समझिए, जब हम सीमेंट कंक्रीट रोड बनाते हैं, तो अगर हम उसको, जैसे कि एग्जांपल दूं मैं आपको, अगर आपने एक रोड बनानी है, अगर आपने एक रोड बनानी है इस तरह से, जिसकी विड्थ आपकी सपोज करो 8 मीटर और जिसकी लेंथ है सपोज करो 1 किलोमीटर, तो हम ये पूरी की पूरी जो रोड लेंथ है, पूरा का पूरा स्पेन एक ही टाइम पे कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मोनोलिथिकली मतलब एक ही टाइम पर पूरी की पूरी पूरे के पूरे स्ट्रेच को एक बार में क्या नहीं कर पाएंगे, कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाएंगे। तो हमें बीच में क्या डालने पड़ते हैं, उसमें जॉइंट डालने पड़ते हैं। और भी रीजन है, वो भी बताऊंगा। तो हम क्या करते हैं, जैसे भी बताया मैंने, इसको हम क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं अलग अलग स्लैब में, इस तरह से, इस तरह से हम उसको डिवाइड कर लेते हैं। अब ये जब हमने उसको डिवाइड कर दिया, पहला तो कारण यही है कि हम इसको मोनोलिथिकली कास्ट नहीं कर पाएंगे, एक ही टाइम पे पूरी कास्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए जॉइंट आते हैं। दूसरी बात, ये रोड बना रहे हैं हम सीमेंट कंक्रीट की, तो कंक्रीट में ड्यू टू टेम्परेचर इफेक्ट, इसमें क्या आ जाते हैं, स्ट्रेसेस आ जाती हैं, क्रैक आ जाते हैं। उन क्रैक्स को रोकने के लिए, कारण और भी मैं बताऊंगा, तो इन क्रैक्स को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर गैप दे देते हैं। क्या दे दिया यहाँ पर, इस तरह से गैप दे देते हैं, ये गैप आ गया, इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी, लॉन्गिट्यूडनली भी और ट्रांसवर्सली भी। ये सीधी लाइन नहीं लग रही है तो भाई माउस के साथ बना रहा हूँ तो लगेगी भी नहीं इससे तो। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, यहाँ पर गैप देते हैं दोनों डायरेक्शन में, लॉन्गिट्यूडनली भी और ट्रांसवर्सली भी। अब ये जो गैप दे दिया, ऐसे तो ये जो भी स्लैब है, सपोज करो मैं नंबरिंग कर देता हूँ 1 2 3 4, तो ये जो स्लैब है और इधर ये 5 6 7 8, सभी के सभी टुकड़े एक टाइप से टुकड़े हो गए ना, पीसेस हो गए, ये सारे के सारे अलग बिहेव करेंगे। व्हीकल यहाँ से जा रहा है, एक टायर पे यहाँ पर है और एक टायर यहाँ पर आने वाला है, तो क्या होगा, ये वाली जो 1 नंबर स्लैब आपकी, ठीक है, तो उस पर जो लोड आएगा और फिर क्या आएगा, नंबर 2 पर आएगा, जैसे व्हीकल इधर मूव करेगा, तो ये दोनों की दोनों क्या करेंगी, अलग अलग बिहेव करेंगी। मतलब ये आपस में जॉइंट नहीं है। जब टायर इस पे आया, लोड इस पे आया, तो ये नीचे दब गई और ये ऊपर है, फिर इस पे आया, फिर ये नीचे उठ गई, इस तरह से मतलब ये
मोनोलिथिकली कास्ट नहीं हुई तो ये एक जैसा बिहेव नहीं करेंगी। तो हमें क्या, इससे क्या हो जाएगा, हमारी रोड का क्या हो जाएगा, फेलियर हो जाएगा। किसी की सेटलमेंट ज्यादा, किसी की सेटलमेंट कम, उससे क्या हो जाएगा, उसका वेयर एंड टियर ज्यादा होगा। तो उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें जॉइंट प्रोवाइड करते हैं कि हम उनको जॉइंट में तो जोड़ना, उसको जोड़ना है अब हमें, इन जॉइंट्स को जॉइंट की हेल्प से जो ये गैप आ गया था उसको जोड़ना है। क्यों जोड़ना है, ताकि ये सिंगल स्लैब की तरह बिहेव करे। इस तरह से हम क्या कर देते हैं, फिर इसमें रिइंफोर्समेंट डाल देते हैं। रिइंफोर्समेंट मतलब सरिया, सरिये के पीसेस डाल देते हैं। जब हमने इसमें ये सरिये के पीसेस डाल दिए तो क्या होगा, जो इस पर अब सपोज करो एक नंबर पर जो लोड है वो इन सरियों की वजह से, इन रिइंफोर्समेंट की वजह से कुछ लोड कहाँ ट्रांसफर हो गया, नंबर 2 पर, इधर इन वाली रिइंफोर्समेंट की वजह से नंबर 2 पे ट्रांसफर हो गया, और इधर वाली की वजह से कहाँ हो गया, नंबर 5 पर। फिर 2 पे हुआ है तो उसका कुछ ना कुछ इधर भी ट्रांसफर हुआ होगा, फिर इधर भी हुआ होगा। ठीक है, तो इस तरह से पूरी की पूरी जो हमारी स्लैब है, पूरा का पूरा रोड है, वो मोनोलिथिकली एक टाइप से बन जाता है, होमोजीनियस बन जाता है, कह सकते हो आप, एक ही एक यूनिटी की तरह काम करता है, एक पीस बन जाता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस तरह से रिइंफोर्समेंट डाल देते हैं इनके बीच में, ताकि एक स्लैब का लोड दूसरी स्लैब पर ट्रांसफर हो जाए और वो अलग अलग बिहेव ना करें। अब ये जो हमने रिइंफोर्समेंट डाली है, इनके भी अलग अलग नाम है। पहले तो हम पढ़ते हैं जॉइंट्स के बारे में। अभी हमने जॉइंट डाल दिए, देखो पहले तो जॉइंट्स ये है, दो टाइप के होते हैं। कौन से, एक तो है, ये तो दिख ही नहीं रहा, एक तो है लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल बताया हुआ है मैंने, कौन से होते हैं, जो अलोंग लेंथ, लॉन्गिट्यूडनल मतलब उसकी लेंथ के अलोंग। ये जो जॉइंट हमने डाले हैं, ये वाला, ये कौन सा जॉइंट है, ये है लॉन्गिट्यूडनल। और दूसरा हम कौन सा डाल सकते हैं, ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स कौन सा होगा, उसकी सेंटर लाइन के परपेंडिकुलर। ये वाले जॉइंट होते हैं ट्रांसवर्स जॉइंट, ये डालते हैं। ठीक है, तो ये दो टाइप के मेनली जॉइंट है। तीसरा कौन सा होता है हमारा, तीसरा हमारा आएगा, इन्हीं का सब आएगा। अभी ये जो मेनली है हमारे, वो दो ही हैं, एक तो लॉन्गिट्यूडनल और दूसरा ट्रांसवर्स। क्यों प्रोवाइड किए, क्योंकि हम पूरी की पूरी स्लैब को, पूरी की पूरी रोड को मोनोलिथिकली कास्ट नहीं कर पाएंगे, और वो फिर अलग अलग बिहेव करेंगे सारी की सारी स्लैब। ठीक है, तो उनको सिंगल पीस बनाने के लिए, ताकि वो अलग अलग सेटल ना हो, उनका फेलियर ना हो, लोड एक से दूसरे पर ट्रांसफर हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर जॉइंट प्रोवाइड करते हैं। अब पढ़ लेते हैं इसके बारे में। हाँ तो ये है जॉइंट इन सीमेंट कंक्रीट स्लैब। पहले डायग्राम समझ लो, फिर बिल्कुल क्लियर समझ आएगा। देखो इसमें क्या हुआ है, ये पूरी की पूरी आपकी क्या है, ये क्या टॉप व्यू है। कौन सा व्यू है, टॉप व्यू। ऊपर से हम देख रहे हैं रोड को, ऊपर से देख रहे हैं। तो इसमें क्या दिखाया गया है, ये लेंथ है रोड की, यहां से लेके यहां तक लेंथ है ये, और ये क्या है, उसकी विड्थ है। ठीक है, तो जो लेंथ के अलोंग जो जॉइंट डाला, ये जो जॉइंट है ये वाला, इसका नाम क्या है, लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट। और जो उसके परपेंडिकुलर डाला, सेंटर लाइन के परपेंडिकुलर, या आप बोलो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में डाला, उसको हम बोलते हैं कौन सा जॉइंट, ट्रांसवर्स जॉइंट। कौन सा जॉइंट, ट्रांसवर्स। ये कॉन्ट्रैक्शन लिखा हुआ, अभी इसको छोड़ो, तो ये दूसरा है ट्रांसवर्स। अगर हम डायरेक्शन के अकॉर्डिंग देखें तो दो ही जॉइंट है हमारे पास, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। अब मैंने अब रिइंफोर्समेंट की बात की थी। रिइंफोर्समेंट हम, मैंने बताया था कि इस तरह से भी हम डालते हैं और इस तरह से भी डालते हैं। क्यों डालते हैं, ताकि दोनों स्लैब एक हो जाएं, एक जैसा बिहेव करें। तो जो रिइंफोर्समेंट, जो सरिया हम लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में डालेंगे, उसको बोलते हैं टाई बार। टाई बार मतलब लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट में जो हम डालेंगे उसको बोलते हैं टाई बार, और जो ट्रांसवर्स जॉइंट में डालते हैं उनको बोलते हैं डोवेल बार। क्या बोलते हैं, डोवेल बार। लॉन्गिट्यूडनल में टाई और डोवेल में, ट्रांसवर्स में डोवेल। याद कैसे रखो, लॉन्ग टाई, लंबी टाई। ठीक है, लॉन्ग टाई। तो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में टाई बार और ट्रांसवर्स डायरेक्शन में डोवेल बार। क्या है ये, रिइंफोर्समेंट, सरिया।
इसकी जो ये रिइंफोर्समेंट हम डाल रहे हैं इसकी लगभग लेंथ होती है 30 to 50 सेंटीमीटर। 30 to 50 सेंटीमीटर, 1 से 1.5 फुट पौने 2 फुट के करीब का पीस होता है। और इसका डाया होता है 16 से 20 mm। 16 से 20 mm का डाया होता है सरिये की मोटाई। और डालते कितनी दूरी पर है? 30 से वही 50 सेंटीमीटर की दूरी पर, सेंटर टू सेंटर। अब पढ़ लेते हैं इसके बारे में। सीमेंट कंक्रीट पेमेंट कैन नॉट बी कास्ट मोनोलिथिकली। पूरी की पूरी स्लैब को हम मोनोलिथिकली कास्ट नहीं कर पाते एक ही बार में। जॉइंट आर नेसेसरी, तो जॉइंट नेसेसरी हो जाते हैं टू बी प्रोवाइडेड। ठीक है, जॉइंट पहला तो कारण यही है कि हम एक ही बारी में उसको पूरी कास्ट नहीं कर पाएंगे, पूरी की पूरी कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाएंगे, तो हमें जॉइंट देने पड़ेंगे। पहला कारण तो ये। दूसरा, जॉइंट रेफर टू द, अब जॉइंट होता क्या है? जॉइंट रेफर टू द जॉइनिंग टुगेदर। जॉइंट मतलब जोड़ना, जॉइनिंग टुगेदर एडजॉइनिंग स्लैब, साथ साथ वाली स्लैब को जोड़ना। कास्ट एट डिफरेंट टाइम, जो अलग अलग टाइम पर कास्ट मतलब कंस्ट्रक्ट हुई है। इन ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन सो दैट इट बिहेव एज अ सिंगल यूनिट। अलग अलग टाइम पर कास्ट हुई स्लैब को जोड़ना जिसकी वजह से वो एक ही यूनिट की तरह बिहेव करें। जॉइंट इज आल्सो अ वीक पोर्शन, जो जॉइंट हमारा ये वीक पोर्शन होता है। डालना तो पड़ता हमें, हमारी मजबूरी है, लेकिन ये जो जॉइंट है हमारा, जहां पर भी जॉइंट आया वो पोर्शन हमारा वीक पोर्शन होता है। वहीं से हमारी डिसइंटीग्रेशन बोल दो, डेटोरिएशन बोल दो, वो हमारी स्टार्ट हो जाती है रोड की। अगर उसकी मेंटेनेंस नहीं की जाए, प्रॉपर कंस्ट्रक्शन न किया जाए, तो जॉइंट इज ऑलवेज अ वीक पोर्शन ऑफ द सीमेंट कंक्रीट रोड। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? एडिशनल केयर लेनी पड़ती है जॉइंट को कंस्ट्रक्ट करते हुए। तो समझ आया जॉइंट क्यों प्रोवाइड करते हैं? पहली बात तो हम मोनोलिथिकली इसको कास्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नहीं कर पा रहे तो हमने अलग अलग कास्ट कर दी। अब वो अलग अलग कास्ट कर दी तो उनको हमें क्या करना है? उनको जोड़ना है ताकि वो एक ही यूनिट की तरह बिहेव करे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उनको जोड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ रिइंफोर्समेंट। अब वो रिइंफोर्समेंट भी दो टाइप की होती है, एक तो टाई बार और एक डबल बार। जो रिइंफोर्समेंट लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट्स में दी जाए उनको बोलते हैं टाई बार, लॉन्ग टाई। और जो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में दी जाए उसे बोलते हैं डबल बार। आगे पढ़ते हैं। जॉइंट आर प्रोवाइडेड मेनली टू प्रिवेंट क्रैक। पहला कारण तो क्या था? हम मोनोलिथिकली कास्ट नहीं कर पा रहे। दूसरा कारण क्या है? उसमें क्रैक आ जाते हैं। जितनी ज्यादा लंबी आपकी कंक्रीट स्लैब होगी उसमें क्रैक आने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो उस क्रैक को रोकने के लिए हम क्या करते हैं? उसमें गैप देते हैं। अब वो क्रैक क्यों आते हैं वो समझो। Joints are prepared mainly to prevent crack formation in the concrete pavement. आएंगे क्यों? Due to temperature variation. किसकी वजह से? टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से। जैसे ही टेम्परेचर ज्यादा होगा, जब भी हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, कंक्रीट प्लेस करते हैं, तो उसका सर्टेन टेम्परेचर होता है, लगभग 25 डिग्री सेल्सियस के पास, 25 से 30 कह दो। ठीक है, तो इसके करीब उसका क्या होता है? टेम्परेचर होता है। इसी टेम्परेचर के बीच में हमें कंस्ट्रक्शन करनी चाहिए, या कह दो आप कास्टिंग करनी चाहिए। कास्टिंग मतलब कंक्रीट को प्लेस करना चाहिए। अगर इससे ज्यादा टेम्परेचर होगा तो वो भी ठीक नहीं है, कम होगा तो वो भी ठीक नहीं है। तो हमने उसको कंस्ट्रक्ट कर दिया 25 के आसपास, लेकिन क्या होता है? टेम्परेचर तो हमारा राइज कर जाता है, गर्मियों में 40, 45, 50 के आसपास तक लग जाता है। तो लगभग डबल हो गया। उस डबल टेम्परेचर की वजह से क्या हो जाता है? उसमें स्ट्रेसेस जनरेट हो जाते हैं, उसकी एक्सपेंशन होने लग जाती है। कंक्रीट है ना हमारा, वो भी फैलता है, उसको बोलते हैं एक्सपेंशन। जब गर्मी ज्यादा होगी तो कंक्रीट फैलने लग जाता है आपका। जब वो फैल रहा है तो हम क्या करते हैं? जैसे सपोज करो एक स्लैब ये है, अब ये दिखाई नहीं देगी, और एक स्लैब ये है। जब ये फैलेगी तो ये बीच का जो गैप नहीं होगा तो क्या होगा? इसमें क्रैक आ जाएंगे। अगर हम इसके बीच में गैप दे देंगे तो इसको फैलने की जगह मिलेगी, इधर वाली स्लैब को भी फैलने की जगह मिलेगी। इससे समझो, जो ये जो बीच में ये गैप दिया है, इसका क्या पर्पस है? यहाँ पर हमने खाली जगह छोड़ दी। जब ये फैलेगा तो ये खाली जगह में फैल सकता है। ठीक है, उधर वाली स्लैब भी थोड़ी सी इधर फैल जाएगी, एक्सपेंड हो जाएगी, और इधर वाली स्लैब भी उधर एक्सपेंड हो जाएगी। मतलब बीच में गैप था, उसको जगह मिल गई, तो उससे उसका कोई फेलियर नहीं होगा जब उसको जगह मिल जाएगी। तो इसीलिए हम ये गैप छोड़ते हैं बीच में, ताकि जब वो टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से एक्सपेंशन हो उसका, तो उसको बीच में गैप मिल जाए, वो फ्रीली एक्सपेंड हो पाए। दूसरी बात, अब हमने ये कास्ट तो 25 पे कर दी थी, सर्दियों में ये तो
हमारा टेम्परेचर 5 डिग्री तक चला जाता है, 10 तक चला जाता है, कई इलाकों में माइनस में चला जाता है, तो उसमें क्या होगा, जो हमारी कंक्रीट है वो श्रिंक भी होती है, सिकुड़ती है, ठीक है। तो वहां पर भी उसको क्या चाहिए, सिकुड़ने की जगह चाहिए, तो उनके लिए भी हम यहाँ पर जॉइंट प्रोवाइड करते हैं, गैप प्रोवाइड करते हैं। तो पहला कारण ये था कि हम उसको मोनोलिथिकली कास्ट नहीं कर पाते। दूसरा कारण उसमें क्रैक आ जाते हैं, क्रैक आते हैं टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से, तो इसीलिए हम इसमें ये गैप छोड़ते हैं। गैप को हमें फिर क्या करना है, कंबाइंड करना है, जिसको हम बोलते हैं जॉइंट। चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन टर्न चेंज द टेम्परेचर ऑफ द स्लैब। जैसे ही एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर चेंज होगा, स्लैब का टेम्परेचर भी चेंज होता है। इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, कोज एक्सपेंशन ऑफ द स्लैब, स्लैब को क्या कर देगा, एक्सपेंड कर देगा। एंड डिक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे डिक्रीज होगा वो क्या करेगा, रिजल्ट इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्लैब, मतलब सिकुड़ना। सिमिलरली चेंज इन टेम्परेचर, अब दो चीज तो ये थी कि पूरी की पूरी स्लैब पर इफेक्ट हो रहा है किसका, टेम्परेचर का, या तो कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है। दूसरी चीज ये वैसे आगे आएगी, जैसे हमारी स्लैब है ना, ये उसकी थिकनेस है, थिकनेस के अकॉर्डिंग समझो इसको। दिन के समय क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो ये ऊपर वाला जो पोर्शन है स्लैब का, ये ऊपर वाला जो इतना, सपोज करो सिर्फ इतना भाग, उसमें क्या होगा, डायरेक्ट हीट पड़ेगी दोपहर के समय, तो क्या होगा, ये यहाँ पर, ये ऊपर वाले में टेम्परेचर इसका कुछ अलग हो जाएगा, और नीचे क्योंकि हीट नहीं, उस पर सनलाइट नहीं पड़ रही, तो यहाँ का टेम्परेचर अलग होगा, यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा होगा, यहाँ का ज्यादा होगा, यहाँ का कम होगा। तो ये कम ज्यादा टेम्परेचर की वजह से क्या आ जाता है, इसमें स्ट्रेसेस आ जाते हैं, और उसकी वजह से हमारी जो स्लैब है वो इस तरह से बेंड कर जाती है, इस तरह से। तो ये क्यों बेंड की, क्योंकि वहां पर वार्पिंग स्ट्रेसेस आ गई, उनकी वजह से बेंड करती है। तो ये बेंड होने से रोकने के लिए हम क्या करते हैं, वहां पर गैप प्रोवाइड करते हैं, जॉइंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अगर हमें इसको रोकना है तो हम क्या करेंगे, इसके इधर वाली भी स्लैब होगी इस तरह से, इस तरह से मुड़ेगी, तो इसको मोड़ने के से बचने, रोकने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसमें क्या कर देंगे, यहाँ पर रिइंफोर्समेंट, इस तरह से रिइंफोर्समेंट डाल देंगे। जब हमने रिइंफोर्समेंट डाल दी तो उसको क्या करेगा, रोकेगा मुड़ने से। आगे पढ़ते हैं। हाँ, thus joint is essential for expansion। अब कहाँ गए थे हम, पहले यहाँ थे, हाँ। सिमिलरली चेंज इन टेम्परेचर ऑफ टॉप एंड बॉटम पोर्शन, जैसे अभी मैंने बताया, ऊपर वाली सरफेस और नीचे वाली सरफेस में टेम्परेचर का वेरिएशन आएगा ऑफ द स्लैब, रिजल्टिंग इन वार्पिंग ऑफ द स्लैब, जिसके वजह से वार्पिंग हो जाएगी किसमें, स्लैब में। thus जॉइंट आर एसेंशियल फॉर एक्सपेंशन, इसीलिए जॉइंट जरूरी हो जाते हैं, किसके लिए, एक्सपेंशन जब करेगी स्लैब उसके लिए, कॉन्ट्रैक्शन जब करेगी उसके लिए, और जो वार्पिंग आएगी, स्ट्रेस वार्पिंग आएगी स्लैब में, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जॉइंट प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। और उसके अलावा हम क्या करते हैं, एक जॉइंट और प्रोवाइड करते हैं, जिसे हम बोलते हैं कंस्ट्रक्शन जॉइंट। सपोज करो हम आज काम कर रहे हैं और किसी वजह से काम बंद करना पड़ गया, ठीक है, कोई भी कारण हो गया, कोई मशीनरी खराब होगी, या लेट हो गए हम, रात होगी, अंधेरा हो गया, जो भी काम कारण हो गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये कास्ट करते करते उसको छोड़ना पड़ेगा बीच में, कहीं ना कहीं एक दिन का काम खत्म होएगा ना। तो ठीक है, अगर एक्सपेंशन जॉइंट पर, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट पर जाके काम खत्म हो रहा है तो ठीक है, वहां पर पड़ जाएगा आपका एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट। लेकिन अगर उसके बीच में कहीं काम खत्म करना पड़ गया, तो हम क्या करते हैं, वहां पर जॉइंट आएगा, उस जॉइंट को हम क्या बोल देते हैं, कंस्ट्रक्शन जॉइंट। इससे क्या हो जाएगा, अगले दिन हम काम यहीं से शुरू कर देंगे, ठीक है। थोड़ी सी क्या जाएगी, ईज आ जाएगा काम में, नहीं तो क्या करना पड़ेगा, हमें ले दे के ये कंप्लीट करना ही पड़ेगा पूरा स्लैब। तो जहां पर किसी कारणवश हमें काम छोड़ना पड़ जाए, या हमारी सहूलियत के अकॉर्डिंग कोई जॉइंट हमें प्रोवाइड करना पड़ जाए, उसे बोलते हैं कंस्ट्रक्शन जॉइंट। तो यही बताया गया आगे। इन एडिशन, इसके अलावा, इन तीनों एक्सपेंशन जॉइंट, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट और वार्पिंग के कारण, इनके अलावा इन एडिशन कंस्ट्रक्शन जॉइंट आर आल्सो प्रोवाइडेड टू ग्रांट फैसिलिटी टू कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन जॉइंट और प्रोवाइड किए जाते हैं, जिससे क्या मिल जाती है, कंस्ट्रक्शन में फैसिलिटी, या बोल दो आप ईज, सहूलियत। लो ट्रांसफर अक्रॉस द ट्रांसफर जॉइंट इज फैसिलिटेटेड बाय एम्बेडेड डबल बार। जो लोड ट्रांसफर होगा एक स्लैब से दूसरी स्लैब में, किसके थ्रू होगा, डोवेल बार के थ्रू होगा। डोवेल बार मतलब
सरिया मतलब रिइंफोर्समेंट। कौन सी रिइंफोर्समेंट? जो हमने कहाँ डाली है? ट्रांसवर्स डायरेक्शन में। 10 10 5 10 10 जो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में हमने जॉइंट है उनको जोड़ने के लिए जो हमने रिइंफोर्समेंट डाली है उनको क्या बोलेंगे? डबल बार। वेट करो। ठीक है भाई, तो आगे पढ़ते हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ अ गुड कंक्रीट पेमेंट जॉइंट। जॉइंट हम बना रहे हैं लेकिन वो होने कैसे चाहिए? कैसी क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए? वो वाटर प्रूफ होने चाहिए। ऐसा नहीं है उसमें पानी घुसेगा जा रहा है, पानी घुस के वो नीचे चला गया, सब ग्रेड को खराब कर रहा है और आपकी स्लैब आपकी रोड ही खराब होगी। तो वो वाटर प्रूफ हो। दूसरा, वो ऐसा हो कि फ्रीली मूव करे। ऐसा ना हो कि हमने जॉइंट तो प्रोवाइड कर दिया लेकिन ना तो आपकी स्लैब एक्सपेंड हो पा रही है ना कॉन्ट्रैक्ट हो पा रही है, तो फ्रीली मूव करे ऐसा हो। इट मस्ट नॉट मेक द रोड पेमेंट एन अनकंफर्टेबल राइडिंग सरफेस। आपकी सरफेस ऐसी ना बन जाए कि कंफर्टेबल हो। ऐसा ना हो कि जॉइंट आपने ज्यादा प्रोवाइड कर दिया, जैसे व्हीकल जा रहे हैं उनको धक्के लग रहे हैं, गड्ढे लग रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा भी आपका जॉइंट ना हो। इट शुड नॉट रिड्यूस द स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ ऑफ द पेमेंट। ऐसा भी जॉइंट ना डालें आप कि उससे आपकी स्ट्रेंथ ही कम हो जाए। वैसे तो हमने अभी पढ़ा कि जहां पर जॉइंट आएगा वो आपका वीक पोर्शन होगा, लेकिन फिर भी हमने क्या करना है, उसको ऐसे कंस्ट्रक्ट करना है कि स्ट्रेंथ पर कोई इफेक्ट ना आए। इट मस्ट बी इजी टू मेंटेन। ऐसा जॉइंट हो जिसको हम इजिली मेंटेन कर पाए। इट मस्ट नॉट कम आउट ऑफ द जनरल लेवल ऑफ द रोड सरफेस। ऐसा ना हो कि जो रोड का लेवल है उससे बाहर आ जाए, वो या तो अप हो जाए या डाउन हो जाए। तो ये थी रिक्वायरमेंट ऑफ ए गुड कंक्रीट पेमेंट जॉइंट। अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ जॉइंट। ये तो हमने पढ़ लिया कौन से जॉइंट हैं। अब टाइप ऑफ जॉइंट, अभी मैंने बताया था दो टाइप के मेनली जॉइंट आपके, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडनल कौन से? जो रोड की लेंथ के अलोंग हम जॉइंट डालेंगे, ये वाला जॉइंट आपका लॉन्गिट्यूडनल है। और ये वाला जॉइंट आपका ट्रांसवर्स है। ये वाला कौन सा है? ट्रांसवर्स। अब आगे बढ़ते हैं। वैसे मैंने आपको सारी कहानी इसकी सुना दिया, बार बार वही पढ़ेंगे हम जो मैंने आपको बताया। लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट कौन से? द जॉइंट आर प्रोवाइडेड इन सीमेंट कंक्रीट पेमेंट। जो सीमेंट कंक्रीट पेमेंट में डाले जाए टू प्रिवेंट, क्या करने के लिए? लॉन्गिट्यूडनल क्रैक को रोकने के लिए। दीज आर कंस्ट्रक्टेड व्हेन द, अब हम डालेंगे कब? लॉन्गिट्यूडनल कौन से? मतलब लॉन्गिट्यूडनल क्रैक कौन से? जॉइंट कौन से? चलो क्या हो गया इसके? हाँ, लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट कौन सा अपना? ये मतलब जो रोड है उसको दो भाग में डिवाइड कर रहा है, दो हिस्सों में, ये उसकी टोटल विड्थ थी। तो हम ये कब प्रोवाइड करेंगे भाई? जब हमारी रोड की विड्थ 4.5 मीटर से ज्यादा हो। 4.5 मीटर। वैसे तो सिंगल कैरिज वे की कितनी होती है? 3.75 मीटर। 3.75 मीटर। तो अगर हमारा सिंगल लेन रोड बन रहा है तो हम वहां पर कौन से टाइप के जॉइंट नहीं दिखेंगे? लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट नहीं दिखेंगे। ठीक है, आपके घर के बाहर कोई छोटी मोटी कोई गली बनती है तो वो इससे ज्यादा चौड़ी नहीं होगी, तो वहां पर ये जॉइंट नहीं दिखेगा आपको। लेकिन अगर आपकी रोड चौड़ी है, ज्यादा विड्थ है, 4.5 मीटर है, उससे ज्यादा है, तो आपको ये बीच में इस तरह से जॉइंट दिखेगा। ठीक है, तो कब हम प्रोवाइड करते हैं, क्यों प्रोवाइड करते हैं? लॉन्गिट्यूडनल क्रैक को रोकने के लिए। और कब प्रोवाइड करते हैं? जब आपकी जो रोड है उसकी विड्थ कितने ज्यादा हो जाए? 4.5 मीटर से ज्यादा हो जाए। अब हमने एक चीज पढ़ी कि जब इसको हम क्यों डालते हैं? लॉन्गिट्यूडनल क्रैक को रोकने के लिए। अब हम पढ़ेंगे ये क्रैक आएंगे क्यों। ठीक है, हम ये तो बना देंगे, लेकिन जरूरत क्यों पड़ी, क्रैक क्यों आ रहे हैं? तो नंबर 1 है वार्पिंग स्ट्रेसेस की वजह से। बताया मैंने अभी, टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से अप और डाउन दोनों साइड क्या हो जाएगा? टेम्परेचर वेरिएशन आ जाएगा, उसकी वजह से क्या हो जाएगा? वार्पिंग स्ट्रेसेस आएंगी, तो उनको रोकने के लिए। दूसरा, वेरिएशन इन सब सोयल मॉइस्चर। जो नीचे सब सोयल है, कहीं से उसमें मॉइस्चर ज्यादा है, कहीं पर कम है, कहीं पर सेटलमेंट ज्यादा होगी, कहीं पर कम होगी, तो उसकी वजह से वो सेटल ना करे, तो उसके लिए हम क्या डालते हैं यहाँ पर? लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट डालते हैं। और नंबर 3 इतना ही है, नंबर 2 तक है, नंबर 3 का डायग्राम है। तो नंबर 2 है हमारा वेरिएशन इन सब सोयल मॉइस्चर। अब पढ़ते हैं हम इससे आगे। इतना समझ आया लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट होता क्या है, क्यों डाल रहे हैं? लॉन्गिट्यूडनल क्रैक को रोकने के लिए।
कब डालेंगे? जब विड्थ हमारी 4.5 मीटर से ज्यादा हो जाए। लॉन्गिट्यूडिनल क्रैक कब आएंगे? जब वो आएंगे ड्यू टू वार्पिंग स्ट्रेसेस और ड्यू टू सब सोइल मॉइस्चर, वेरिएशन इन सब सोइल मॉइस्चर। अब बात आई हम उसको डालते कैसे हैं, बनाते कैसे हैं लॉन्गिट्यूडिनल जॉइंट को। इट मे बी लेड विद और विदाउट द टाई बार। टाई बार कौन सी थी? जो लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में हम डालते थे। इट मे बी लेड और विद और विदाउट टाई बार। हम इसको टाई बार के साथ और टाई बार के बिना भी डाल सकते हैं। टाई बार आर एसेंशियल टू होल्ड द टू स्लैब टुगेदर। टाई बार क्यों जरूरी है? क्योंकि टाई बार की हेल्प से हम दो स्लैब को इकट्ठा ज्वाइंट कर देते हैं। द ज्वाइंट एक्ट एज अ हिंज एंड हेल्प टू मेंटेन द टू स्लैब एट द सेम लेवल, जिसकी वजह से वो एक ही लेवल पर रहती है। ठीक है, अब ये एक स्लैब ये है, दूसरी स्लैब ये है, तो अगर मैं इसके बीच में ये डाल दूं, ये क्या है? ये है टाई बार। तो मैंने क्या कर दिया, इसके बीच में टाई बार डाल दी। जब इस पे लोड आएगा तो इसको साथ में, दोनों साथ में बिहेव करेंगी। नहीं तो क्या होता है, ये अलग बिहेव करती, ये अलग बिहेव करती। अब हमने उसके बीच में क्या डाल दी? टाई बार डाल दी। ये टाई बार है, तो टाई बार डाल दी तो वो दोनों एक साथ मूव करेंगे। अब ठीक, अब डायग्राम में समझिए क्या है। इसने कहा कि हम लॉन्गिट्यूडिनल जॉइंट को विद और विदाउट टाई बार डाल सकते हैं। ठीक है, अब उसके भी टाइप है। नंबर 1 है बट जॉइंट विदाउट टाई बार। बट जॉइंट क्या होता है? इस तरह से हम जो जॉइंट लगा देते हैं। ठीक है, और लैप क्या होता है? एक दूसरे पर जब लैप करके हम लगाते हैं इस तरह, ये लैप जॉइंट है। और ये आपका क्या है? बट जॉइंट है। तो यहाँ पर क्या है, एक स्लैब ये है और दूसरी स्लैब आपकी ये है। तो यहाँ पर कौन से टाइप का जॉइंट बन रहा है? बट जॉइंट। लैप तो नहीं कर रहे आपस में। ठीक है, तो बट जॉइंट विदाउट टाई बार, इसमें हमने टाई बार यूज नहीं की। लेकिन एक चीज और देखने की है, इसको हम कैसे पैक करेंगे? जो गैप हमारा होगा उसको हम कैसे पैक करेंगे ऊपर से? क्योंकि हमें ये कैसा बनाना है? वाटर टाइट बनाना है, इसमें से पानी पास होकर नीचे ना चला जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? इसको ऊपर से बंद कर देते हैं। और बंद कैसे करते हैं? बाय बिटुमन, ऐसे मटेरियल से जो थोड़ा फ्लेक्सिबल हो। ऐसा ना हो हमने उसको, नहीं तो हम क्या करते हैं, इसको कास्ट ही कर देते हैं कंक्रीट का, अगर हमें पानी नहीं जाने देना ना। ऐसा करना है थोड़ा फ्लेक्सिबल हो, वो कॉन्ट्रैक्शन भी करवा ले और वो एक्सपेंशन भी करवा ले। तो ये हम क्या करते हैं, यहाँ पर बिटुमन डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? बिटुमन। तो ये तो है विदाउट टाई बार। और अगर हम बीच में टाई बार डाल दें तो वो होगा हमारा बट जॉइंट विद टाई बार। ये देखो बीच में क्या डाल दिया? रिइंफोर्समेंट डाल दी। क्योंकि ये रिइंफोर्समेंट हमने लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में डाली है, तो इसलिए इसको हमने क्या बोला? टाई बार बोला। और ऊपर से हम इसको किस तरह से बंद कर देंगे? बाय बिटुमन। क्या लिखा हुआ है? सीलर बाय बिटुमन। तो पहला है विदाउट टाई बार, दूसरा है विद टाई बार, और तीसरा है टंग एंड ग्रूव वार्पिंग जॉइंट। इसमें क्या है? इसमें हम क्या करते हैं? इस तरह की शेप बना देते हैं, टंग एंड ग्रूव। एक में टंग बना देते हैं, दूसरे में ग्रूव बना देते हैं। तो ये हो जाता है हमारा तीसरे टाइप का टंग एंड ग्रूव वार्पिंग जॉइंट। तो ये थे हमारे लॉन्गिट्यूडिनल जॉइंट जो हम लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में डालते हैं। दूसरा ट्रांसवर्स जॉइंट। ट्रांसवर्स जॉइंट कौन से? जो हम ये वाले जॉइंट परपेंडिकुलर टू लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस डालते हैं, उसे हम बोलते हैं, या सेंटर लाइन, परपेंडिकुलर टू सेंटर लाइन, तो उसे बोलते हैं ट्रांसवर्स जॉइंट। अब ये ट्रांसवर्स जॉइंट जो है आपके, वो आपके 4 टाइप के हैं। नंबर 1 एक्सपेंशन जॉइंट, नंबर 2 कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट, नंबर 3 वार्पिंग जॉइंट, एंड नंबर 3 कंस्ट्रक्शन जॉइंट। ये चारों मैं आपको बता चुका हूं। एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, वार्पिंग एंड कंस्ट्रक्शन। एक्सपेंशन कब डालेंगे, क्यों डालते हैं? ताकि स्लैब हमारी क्या होगी? एक्सपेंड होगी, उसको जगह मिलनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट होगी वो। वार्पिंग जॉइंट बताया मैंने, ड्यू टू टेम्परेचर इफेक्ट वहां पर वार्पिंग स्ट्रेसेस जनरेट होंगी, तो उनको रिलीव करने के लिए हम वार्पिंग जॉइंट डालते हैं। और नंबर 4 कंस्ट्रक्शन जॉइंट, ये भी मैंने बताया। अब बस इसको पढ़ना हमने, हम पढ़ सारा चुके हैं एक बार। तो एक्सपेंशन जॉइंट क्या है? These joint permit the expansion of the slab. ये स्लैब की एक्सपेंशन होने देते हैं ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर ऑफ द स्लैब above the construction temperature of the concrete mix pavement. यही बताया था मैंने कि हम जो कंस्ट्रक्ट करते हैं वो कुछ सर्टेन टेम्परेचर पर करते हैं, 25 डिग्री, 26 डिग्री, 27 डिग्री, 30 डिग्री, लेकिन वो 50 तक चला जाता है। तो उतने टेम्परेचर के लिए तो हमारा कंक्रीट है ही नहीं। तो उसकी तब वो क्या करता है? थोड़ा एक्सपेंड होना स्टार्ट होता है। तो उसको अगर जगह मिलेगी तो वो फ्रीली एक्सपेंड होके
जब टेम्परेचर कम होगा तो वो अपनी जगह पे आ जाएगा कंक्रीट। अगर उसको जगह नहीं मिली तो उसमें क्रैक आ जाएंगे। तो उसको जगह देने के लिए हम वहां पर जो गैप बनाते हैं और उस गैप को जब हम ज्वाइंट करते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सपेंशन ज्वाइंट। दिस शुड एक्सटेंड। अब ये डालते कैसे हम देखिए, अब ये जो ज्वाइंट हम दिस शुड एक्सटेंड फुली अप टू फुल विड्थ एंड डेप्थ ऑफ द स्लैब। जितनी भी हमारी रोड की डेप्थ होगी उसकी पूरी गहराई तक हम ये ज्वाइंट डालते हैं। समझ रहे हो, ये दो स्लैब है आपकी, इन दोनों को जोड़ना है तो इसकी जितनी भी मोटाई होगी, जितनी थिकनेस होगी, पूरी तक वो ज्वाइंट जाएगा, तभी वो दोनों ज्वाइंट दोनों क्या कर पाएंगी, फ्रीली मूव कर पाएंगी। ठीक है। एक्सपेंशन ज्वाइंट आर प्रोवाइडेड एट अ डिस्टेंस वेरीज फ्रॉम 50 मीटर टू 120 मीटर। कितने मीटर की दूरी पर डालते हैं, 50 से 120 मीटर की दूरी पर। ठीक है। ये आया हमारा एक्सपेंशन ज्वाइंट, दिखा रखा है एक्सपेंशन ज्वाइंट। तो इससे 50 से 120 मीटर की दूरी पर दूसरा एक्सपेंशन ज्वाइंट, फिर उससे आगे फिर एक्सपेंशन ज्वाइंट आएगा। ठीक है। तो ये एक्सपेंशन ज्वाइंट हमने क्यों डाला, क्योंकि ड्यू टू टेम्परेचर राइज हमारी स्लैब क्या करती है, एक्सपेंड करती है। उसको एक्सपेंड होने के लिए, उसको जगह देने के लिए हम क्या करते हैं, वहां पर गैप बनाते हैं। आगे क्या कह रहे हैं, अब बात आई एक्सपेंशन ज्वाइंट तो हमने पढ़ लिया, हमने ज्वाइंट भी प्रोवाइड कर दिया। अब हमें क्या करना है, उन अलग अलग स्लैब को सिंगल बनाना है, सिंगल यूनिट बनाना है। तो उसके बारे में आएगा। द व्हील लोड ट्रांसफर फ्रॉम वन स्लैब टू अदर स्लैब, one slab to the other across the transverse joint is carried through a device termed as double bar। जो एक स्लैब से, ये एक स्लैब है, एक स्लैब से दूसरी स्लैब पर लोड को ट्रांसफर जो करेगा, उस डिवाइस का नाम क्या है, हम पढ़ चुके हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, बार। क्या है वो, रिइंफोर्समेंट है। अगर वो ट्रांसफर डायरेक्शन में हमने डाली है तो उस रिइंफोर्समेंट का नाम क्या होगा, डबल बार। अगर लॉन्गिट्यूडनल में डाली है तो क्या होगा, टाई बार, लॉन्ग टाई। ठीक है, दूसरी है डबल। तो जो डिवाइस बोल लो, डिवाइस तो ऐसा कुछ खास है नहीं है, सिंपल बार ही है। तो रिइंफोर्समेंट जो एक स्लैब से लोड दूसरे स्लैब पर ट्रांसफर करेगी उसे हम बोलेंगे डबल बार। अब ये डबल बार है, इसकी लेंथ कितनी होती है, 30 से 50 सेंटीमीटर। सरिये का पीस होता है लगभग 1.5 से 2 या 2.25 फुट का। उसका डाया होता है 15 से 20 mm का। ठीक है। उसको क्या करते हैं हम, कंक्रीट में ये दो स्लैब हमारी, एक स्लैब में तो हम उसको क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। इस स्लैब में तो हमने उसको क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। ये वाला हिस्सा उसका क्या है, ये वाला फिक्स है। और दूसरे में हम क्या कर देते हैं, ग्रूव बना देते हैं, इस तरह से खाली जगह छोड़ देते हैं। और ये जो हमारी रिइंफोर्समेंट है, ये जो डोवेल बार है, इसको हम ऑयलिंग कर देते हैं, ग्रीस वगैरह कर देते हैं। और बीच में खाली जगह, ये क्या है, खाली जगह है, जिससे क्या होगा, जब वो एक्सपेंड होगी तो वो वापस आ जाएगी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होगी तो वापस आएगी, जो अब एक्सपेंड होगी तो वो उसको खाली जगह मिलेगी, ये इधर मूव कर जाएगी। ठीक है। ठीक है, मूव भी कर रही है वो आगे पीछे, एक्सपेंशन भी हो रही है उसकी, कॉन्ट्रैक्शन भी हो रही है। और क्या हो रहा है साथ साथ, इसने क्या किया, दोनों स्लैब को आपस में जोड़ा हुआ है। जब इस पर कोई व्हीकल आएगा तो इसका लोड इस पर ट्रांसफर भी हो जाएगा। तो ये जो बार है, ये 3 काम कर रही है। ठीक है। तो यही था यहाँ पर कि जो उसका लेंथ है 30 to 50 सेंटीमीटर होती है, डाया उसका 15 से 20 होता है। और उसका एक सिरा, एक हिस्सा, एक एंड हम क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं, किसमें, कंक्रीट में। एंड वन साइड ऑफ द जॉइंट एंड अदर एंड इज फ्री टू एक्सपेंड। और दूसरा हिस्सा हम उसका फ्री छोड़ देते हैं एक्सपेंड होने के लिए, इन द एडजॉइनिंग स्लैब, दूसरी साथ वाली स्लैब में। द एंड विच इज फ्री टू मूव इज ऑयल्ड एंड मेटल कैप, वो हम ऑयल्ड कर देते हैं। तो यही था। और जो उनकी स्पेसिंग करते हैं हम एक बार से दूसरी बार की, होती है 30 to 40 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर। ठीक है। तो ये था आपका एक्सपेंशन ज्वाइंट। दूसरा है कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट। कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट कब डालेंगे, जब हमारी कंक्रीट में क्या आएगी, कॉन्ट्रैक्शन आएगी, श्रिंकेज आएगी। कब आएगी, जब टेम्परेचर कम होगा। हाँ जी, 10-20 पे कर लो उसका, 10-15, कोई नहीं, कर देते, होने वाला है तो, खत्म होने वाला है, 5 मिनट बस। तो कंट्रैक्शन जॉइंट जब टेम्परेचर कम होगा उसकी वजह से उसमें क्रैक आएंगे, उसको रोकने के लिए हम क्या डालते हैं, कंट्रैक्शन जॉइंट डालते हैं। अब कंट्रैक्शन जॉइंट कितनी दूरी पर डालते हैं, 4.5 मीटर के आसपास, 4.5 से 5 मीटर। वो कितनी दूरी पर था, 50 से 120 मीटर की दूरी पर। ठीक है। तो कंट्रैक्शन जॉइंट डालते हैं हम 4.5 से
5 मीटर की दूरी पर। क्योंकि ये साथ साथ बिल्कुल 4.5 मीटर तो कुछ भी नहीं है, थोड़ी थोड़ी दूरी पे हम कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट डाल रहे हैं, और वो डाल रहे थे कितना 50 मीटर की दूरी पर। सबसे छोटी वैल्यू अगर हम उसकी लें तो वो था 50 मीटर, ठीक है, और ये है 5 मीटर, तो उससे 10 गुना ज्यादा है। तो ये हम बिल्कुल क्लोजली डाल रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर हमें डोवेल बार की जरूरत नहीं होती, ठीक है, कोई खास जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर जरूरत है तो हम इसमें डाल देते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं, अभी डालनी भी नहीं है। तो ये था हमारा कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट। अब ये कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट होता है कितने टाइप का है? प्लेन बट कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट, मतलब प्लेन होगा बट कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट दे एक्सटेंड अप टू फुल थिकनेस। वही जॉइंट कहां तक एक्सटेंड करेगा हमारा? ये बिल्कुल फुल डेप्थ तक हमारा जॉइंट होगा। और ऊपर से हम किस तरह, दूसरा टाइप का जॉइंट कौन सा है? डमी कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट, मतलब ये फुल डेप्थ तक नहीं होगा, कुछ डेप्थ तक होगा। थिकनेस होगी ना जो स्लैब की, उसकी कुछ थिकनेस तक होगा। कितना? d/3 से d/4, d/3 टू d/4, 1/3 एंड 1/4 ऑफ द स्लैब थिकनेस। और ऊपर से फिर उसको हम सील कर देंगे किससे? बिटुमन से। तीसरा कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट विद डबल बार, इसमें और क्या आ जाएगी साथ में? डबल बार भी आ जाएगी। अगर हमें बताया ना मैंने, वैसे तो जरूरत है नहीं क्योंकि बिल्कुल साथ साथ हम इसको प्रोवाइड करते हैं 4.5-5 मीटर की दूरी पर, लेकिन फिर भी अगर जरूरत पड़ रही है तो हम वहां पर डबल बार डाल देंगे। और ये तीसरा एग्जांपल है उसी का, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट विद डबल बार। उसके बाद वार्पिंग जॉइंट कब डालते हैं? ड्यू टू टेम्परेचर इफेक्ट। अब ये देखो वही दिखाया गया है, ये आपकी सिंपल पेमेंट दिखाई गई है। अब ये क्या है? हाइयर टेम्परेचर एट मिड डे, दोपहर के समय जब तेज धूप हो जाएगी तो ऊपर वाली जो सरफेस है रोड की, ये जो ऊपर वाली सरफेस है आपकी, यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, और जो अंदर वाली सरफेस है उसका टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल ही रहेगा, इतना राइज नहीं करेगा। तो उसकी वजह से वो क्या हो जाती है? थोड़ी बैंड होना स्टार्ट होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर वार्पिंग स्ट्रेसेस जनरेट हो जाती है। तो ये हमारा वार्पिंग जॉइंट, इसको रोकने के लिए हम डालते हैं वार्पिंग जॉइंट। These joints are similar to contraction joint, provided to break the continuity of the concrete pavement and to relieve stresses due to warping. मेन काम यही है इसका, to relieve stress due to warping. वार्पिंग की वजह से जो स्ट्रेसेस जनरेट हुई है उनको रिलीव करने के लिए। टाई बार आर प्रोवाइडेड अक्रॉस दिस जॉइंट्स टू प्रिवेंट देयर ओपनिंग अप। और उसके बीच में मैंने अभी बताया कि यहाँ पर हम क्या डाल देते हैं, इस तरह से बार डाल देते हैं, और इन बार को हम क्या बोलेंगे? टाई बार, ठीक है। उसके बाद है लास्ट है कंस्ट्रक्शन जॉइंट। बताया मैंने कंस्ट्रक्शन जॉइंट क्या होता है। दीज जॉइंट आर प्रोवाइडेड टू फैसिलिटेट द ईज ऑफ कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन की ईज को बढ़ाने के लिए, अपनी सहूलियत को बढ़ाने के लिए हम ये जॉइंट प्रोवाइड करते हैं। दे आर ओनली कंस्ट्रक्टेड व्हेन इट इज एसेंशियल टू प्रोवाइड ए कंपलसरी ब्रेक, जब जरूरी हो जाए। नहीं तो हम क्या डालेंगे? अपना कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट डालेंगे, जो हमारा कितनी दूरी पे आएगा? लगभग 4.5 से 5 मीटर की दूरी पे आएगा, या तो वो आएगा या फिर एक्सपेंशन जॉइंट आएगा 50 मीटर से 120 मीटर की दूरी पर। लेकिन इन दोनों के अलावा अगर हमें कहीं पर जॉइंट डालना पड़ जाए तो उसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्शन जॉइंट। दे आर ओनली कंस्ट्रक्टेड, ये तभी प्रोवाइड करेंगे हम, व्हेन इट इज एसेंशियल टू प्रोवाइड ए कंपलसरी ब्रेक इन द कंक्रीटिंग वर्क। कंक्रीटिंग वर्क करते हुए अगर हमें जरूरी हो जाए कि ब्रेक डालना ही डालना है इसमें, तो हम इस तरह का जॉइंट बनाएंगे जिसे हम बोलेंगे कंस्ट्रक्शन जॉइंट, ठीक है। दे मे बी नोटेड दैट इट मे बी नोटेड दैट वार्पिंग एंड कंस्ट्रक्शन जॉइंट आर रेयरली यूज्ड या नीडेड। वार्पिंग जॉइंट और कंस्ट्रक्शन जॉइंट हमें इजीली देखने को नहीं मिलेंगे। इफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट आर डिजाइन प्रॉपरली, अगर कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन जॉइंट हमने प्रॉपरली वहां पर कंस्ट्रक्ट किए हैं या डिजाइन किए हैं, तो हमें कौन से टाइप के जॉइंट इजीली देखने को नहीं मिलेंगे? वार्पिंग जॉइंट और कंस्ट्रक्शन जॉइंट। क्योंकि कंस्ट्रक्शन तो बिल्कुल रेयरली ही होगा, कभी जरूरत पड़ेगी तो हमने डाल दिया। और वार्पिंग भी, वार्पिंग का जो काम है वो कौन पूरा कर देगा? कंस्ट्रक्शन और एक्सपेंशन जॉइंट, ठीक है। इफ एक्सपेंशन एंड कंस्ट्रक्शन जॉइंट आर डिजाइन प्रॉपरली एंड स्पेसिफाइड प्रोसीजर इज फॉलोड फॉर देयर कंस्ट्रक्शन, अगर हमने कंस्ट्रक्शन में जो प्रोसीजर है वो भी अच्छे से फॉलो किया है, तो हमें वार्पिंग जॉइंट और कंस्ट्रक्शन जॉइंट इजीली देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये थे हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट्स। बताओ समझ आए कि नहीं आए? जल्दी बताओ, टाइम हो गया, नेक्स्ट लेक्चर भी यस आपका। सर। सभी बच्चे बताओ समझ आए?